नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास चोटी की पकड़, भाग 6। वह राजा है, वही यह अपमान कराता है। आज तुमको रानी का सम्मान दिया जाएगा, 7 सिपाही रहेंगे। यह न समझना कि तुम रानी नहीं बुआ हो, कभी यह न जाहिर करना कि किसी मतलब से तुम गई हो। तुम्हारे साथ सब पुलिस के सिपाही रहेंगे। खूब याद रहे, कहना मैं रानी, तुमको कोई पहचान न पाएगा। मैं साथ रहूंगी, लेकिन दूर। जो सिपाही बहुत पास रहेगा उसको अपना जिगरी मत समझना। हमको डर लगता है। हम कई आदमी साथ रहेंगे। डर की कोई बात नहीं, कहो क्या कहोगी? मैं रानी। हाँ। संध्या की छाया पड़ने लगी। मुन्ना ने बरामदे की तरफ देखा, कोई नहीं देख पड़ा। बुआ को साथ लेकर लौटी। हवा और सुहानी हो गई। बुआ को पहले शंका थी, मगर हृदय के कपाट जैसे खुल गए। जान पड़ा संसार में धर्म का रहस्य कुछ नहीं, सब ढोंग है। बुआ को टहलने के लिए छत पर छोड़कर मुन्ना सिपाही के पास गई और उस तरफ जाने के लिए कहा। सिपाही ने कहा, वह देख, बरामदे का दरवाजा बंद है। वहां माल की निगरानी करने वाला जाता है, वहां कोई रहता नहीं। नहीं, तुमको और कुछ मालूम हुआ? हाँ, जमादार ने सबको हाजिर रहने के लिए कहा है, और यह खबर है कि रानी जी ने इनाम भेजा है। सब सिपाही इस कोठी के आ जाएंगे, तब दिया जाएगा। रात 8 का समय होगा। प्रमोद वाले कमरे में राजा साहब बैठे हैं। कुल दरवाजे और झरोखे खुले हैं, बड़े बड़े। सनलाइट का प्रकाश तेजी से लेकिन बड़ी सुहानी होकर हवा आती हुई। दूर तक सरोवर और आकाश दिखता हुआ। सरोवर में बत्तियों की जोत वाले कमल बिंबित, कहीं कहीं हवा से होता लहरों का नाच दिखता हुआ। चारों ओर साहित्य, संगीत, कला और सौंदर्य का जादू। साजिंदे बैठे हैं, कान के बाहर से साज चढ़ाकर बजाने की आंख देख रहे हैं। बेबसी से बचने की उम्मीद भी है। प्याले चल चुके हैं। फर्श पर बिछी ऊंची गद्दी पर एजाज और राजा बैठे हैं। एक बगल प्रभाकर है, नीचे कालीन बिछी चद्दर पर साजिंदे। राजा साहब ने एजाज से पूछा। एजाज ने सम्मति दी। साजिंदों ने अपने अपने साज पर हाथ रखा। एजाज ने गाया, जाहिद, शराब-ए-नाज से जब तक वजू ना हो, काबिल नमाज पढ़ने के मस्जिद में तू ना हो। पहलू से दिल जुदा हो तो कुछ गम नहीं मुझे। ए दे दिल जुदा मेरे पहलू से तू ना हो। वह गुमशुदा हूं मैं कि अगर चाहूं देखना। आईना में भी शक्ल मेरी रूबरू ना हो। शाखें उसी की हैं, यही जड़ है फसाद की। पहलू में दिल ना हो तो कोई आरजू ना हो। मस्जिद में मैंने शेख को छेड़ा, यह कह के आज मैं लाऊं मैकदे से जो आबे वजू ना हो। सारी दमक चमक तो इन्हीं मोतियों से है। आंसू ना हो तो इश्क में कुछ आबरू ना हो। फिर गाया, बाजी कहूं बैरन, बिग भरी सवत बांसुरी, अधर मधुर ध्वनि नेक सुरन सो कुक कुक तरपाए, सखीरी वाकी घास फांस जिये हुक, छन आंगन छन चढ़ा तटा पर कर मल मल पछतात सेज पर, बैरन सवत सताए चांद रह रह के तान नहीं फूंक, ठुमरी का रंग जमा। राजा साहब ने प्रभाकर से गाने का अनुरोध किया। प्रभाकर ने गाया, प्रथम मान ओंकार, देव मान महादेव, विद्या मान सरस्वती, नदी मान गंगा। गीत तो संगीत मान, संगीत के अक्षर मान, बाद मान मृदंग, नृत्य मान रंभा। कहें मियाँ तानसेन, सुनो हो गोपाल लाल, दिन को एक सूरज मान, रैन मान चंदा। प्रभाकर के गाने के भाव पर तूफान उठा। एजाज की गायिका हिली। स्वदेशी आंदोलन में आज की धनिक और श्रमिक की जैसी समस्या न थी, पर आंदोलन को असफल करने के लिए यह समस्या लगाई गई थी। प्रभाकर विचार करता था, तब तक साहित्य द्वारा रूस के जन आंदोलन की खबरें आने लगी थीं। जमींदार मुसलमान स्वदेशी के तरफदार थे, इसलिए मुसलमान रैयत बहुत बिगाड़ नहीं खड़ा कर सकी। पुराणों का राज्य समाज में तब और प्रबल था, बादशाहत का लहजा नहीं बिगड़ा था। प्रभाकर सोचता हुआ बैठा रहा। गाने की तरंग उठकर जैसे निकल गई। एजाज उसकी गंभीर मुद्रा से प्रभावित हुई। राजा साहब भी खामोश बैठे रहे। देश प्रेम जुआ था, रोशनी पश्चिम का बानिज। स्वामी विवेकानंद की वाणी लोगों में वह जीवनी ले आई, खासतौर से युवकों में, जिससे आदर्श के पीछे आदमी चक्कर लगता है। प्रभाकर राजनीति में इसी का प्रतीक था। धैर्य से बैठा रहा। इशारा पाकर साजिंदे चले। प्रभाकर उठने को था कि दिलावर भीतर आया। राजा साहब के कान में कान लगाया। खबर राजनीतिक है। राजा साहब ने प्रभाकर के सामने पेश करने के लिए कहा। दिलावर उछल पड़ा। कलकत्ता वाले सबूत दिखाए। वह कागज, नजीर के नाम से यूसुफ का आकर ठहरना, बातचीत करना, होटल में गलत नाम लिखाना। एजाज से हुलिया पूछा। आदमियों ने बताया। एजाज खामोश हो गई। प्रभाकर आग्रह धैर्य से सुनता रहा। राजा साहब ने धन्यवाद देकर सबको विदा किया। इनाम की घोषणा की। राजा राजेंद्र प्रताप ने प्रभाकर से पूछा, आपका क्या अंदाज है? चर है,
सरकारी, अब हमको एक क्षण की देर नहीं करनी। कलकत्ता रवाना हो जाना है। बंद गया। हमारे पास भी मसाला है। ये वही आदमी है, एजाज ने कहा। लिखा प्रमाण हमको दीजिए। प्रभाकर ने कहा। राजा साहब ने कहा, नहीं हम ही रखेंगे, बैरिस्टर साहब से सलाह लेंगे। इस तरह आपका भी हाथ हो गया तो हमें भी आपके साथ या कुछ पीछे या दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। आप परसों या और 2 रोज बाद आइए। प्रभाकर शांत भाव से उठा और कहा, अच्छा तो आज्ञा दीजिए। राजा साहब ने नमस्कार किया। मुन्ना ने देखा 10 बज गए। सिपाहियों को 20-20 रुपए इनाम दिया था। बाजार से कपड़ा आ गया था। टुकड़े काटकर साफे बना लिए। रानी के अपमान का प्रभाव सब पर है। सब चाहते हैं राजा ऐसा न करें कि उनके रहते एजाज को रखें। डंडे सबके हाथ में। पुलिस वाले नहीं मिर्जापुरी चमरौधे की नोक देखते। सिंहद्वार की बत्ती के इधर उधर टहल रहे हैं। रुस्तम को सिखा दिया। चलने और पहुंचने का रास्ता और समय मुकर्रर कर दिया। पहरे की 2 तलवारें निकलवा लीं। रुस्तम को दी, एक बुआ के बांध कर ले चलने के लिए, एक खुद बांधे रहने के लिए। एकांत में 2 घंटे तक रहना है कहकर ध्वनि में समझा दिया और विश्वास बंधा दिया कि बुआ को उसने समझा दिया है। बुआ उसकी बात पर आ चुकी थी। एक सत्य, एक न जाना दबाव एक तरफ थी जिससे उनके पैर उठे। ढाढ़स बंधा, मुन्ना मिलेगी, कुछ बिगड़ने न पाएगा। अगर वे खुद न बिगाड़ बैठी। बुआ को सबसे पहले मुन्ना ने खिड़की से निकाला। सिपाहियों को यह बात नहीं मालूम। रुस्तम कोठी की खिड़की की दूसरी तरफ खड़ा राह देख रहा था। दोनों कंधों पर पेटी से बंधी म्यान के साथ 2 तलवारें लिए था। मुन्ना ने बुआ को रुस्तम के हवाले किया और लौटी। मन में ब्राह्मणों के सत्यानाश का दरवाजा खोला। बुआ शर्माई। मुन्ना को देखकर एक दफे जैसे बल खा गईं। संभल कर निगाह बदली और रुस्तम के साथ चल दी। मुन्ना मुस्कुराई, जमादार के पास आई, सिपाहियों को मिठाई और पूरी और 10-10 बीड़े पान बांध लेने के लिए बाजार भेजा। 2 घंटे का वक्त निकाला। जमादार को एकांत में लेकर बातचीत करने लगेगी। रुस्तम बुआ को लेकर चला। रात के 10 के बाद का समय। घर सुनसान। मर्दाना बाग से चला। बुआ को शंका हुई, फिर मिट गई। देखती हो 2 तलवारें हैं? रुस्तम ने प्रेमी गले से पूछा। हाँ, शर्मा कर बुआ ने कहा। एक तुमको बांधनी है? हाँ। बांधना आता है? नहीं, हम ही बांधेंगे सुना है। हाँ, इसका मतलब समझ में आया। बुआ लजा गई। सामने आमों के पेड़ थे। रुस्तम बड़ा। एक की झुकी डाल पर दोनों तलवारें टांग दी। यहां सिर्फ हम हैं और तुम। बुआ शर्माई। रुस्तम का पुरुष पूरी शक्ति पर था। कहा, उस रोज नहाकर तुम जैसी निकली वैसा ही हो जाना है। बुआ का हाथ रुका। जी उबा? रुस्तम ने पूछा। तालाब में और लोग थे, वे क्यों थे? हमको नहीं मालूम। आवाज से रुस्तम समझ गया कि जमादार का कहना दुरुस्त। वे फंसाए गए, अपनी तबीयत से नहीं गए। घबराया कि इसका धर्म 11 तो बुरा हाल ना हो। फिर सोचा मुन्ना का इशारा कुछ ऐसा ही है। कहा, हम वे हैं जिनके बहुत से बीवियां होती हैं। ये हमारे यहाँ नहीं। तुमको आज हमारी बीवी बनना होगा। मैं बीवी नहीं बनती। तुमने उससे कुछ कहा, उसकी बात मानी? जबरदस्ती कहलाने से कोई कहना है या मानना? लेकिन हमारे साथ के लिए तुम बात हार चुकी हो। मैं बात नहीं हारी। यह तलवार कैसे बांधी जाएगी? कमर नापनी पड़ेगी या नहीं? इससे कुछ समझ में नहीं आया। राजे से बातचीत हंसी खेल है। हम बगल में रहेंगे। इससे तुमको इशारा कर दिया गया। तुम्हारी मंजूरी ले ली गई। इतनी दूर तुम निकल कर आ गई। यहाँ हम पकड़ जाएंगे तो कोई क्या कहेगा? ये दोनों इतनी रात को यहाँ क्या करते थे? क्यों आए थे? इनका आपस में क्या रिश्ता है? हम तभी बच सकते हैं, हम मियाँ बीवी। तुम रानी, हम राजा। वहाँ तुमसे क्या कहलाया जाना है? बुआ झेंपी। मगर यह झेंप मंजूरी नहीं। हम तुम्हारी कमर नापें? हे भगवान! बुआ अंतरात्मा से रोई। कौन हो तुम? रुस्तम के पास पहुंचकर किसी ने पूछा, भरी आवाज। रुस्तम दाल की ओर बढ़ा और मूठ पकड़कर तलवार निकाल ली। सुअर कौन है तू? पूछा। तलवार के निकलते ही पिस्तौल की आवाज हुई, मगर आदमी के निशाने पर नहीं। मर्द का गला गर्जा। भग यहाँ से या रख तलवार, नहीं तो खाता है गोली। रुस्तम भगा। बागीचे में पहले जैसा सन्नाटा छा गया। प्रभाकर डेरे पर आ रहा था। यही उसका रास्ता था। आते हुए देखा। बुआ से पूछा, आप कौन हैं? घबराहट के मारे बुआ का बोल बंद हो गया। प्रभाकर खड़ा रहा। ठहरे देकर पूछा, आप कौन हैं? हम बुआ। लड़की के स्वर से रक्षा पाने के लिए बुआ ने कहा। देर अनुचित है सोचकर प्रभाकर ने कहा, बचना है तो हमारे साथ आइए। यह तलवार ले लूं? तलवार एक और है। समझकर प्रभाकर चौंका। कुछ समझ में न आया। कहा, हमारी निगाह में अब तलवार का जमाना नहीं रहा। जिनकी तलवार होगी वे ले लेंगे। यहाँ इस आदमी के अलावा और कोई था और कोई नहीं। यह कहाँ से तुमको ले आया? मुन्ना ने इसके साथ कर दिया था।
और बहुत से काम करने के लिए कहे थे। किसके खिलाफ? राजा के। आदमी किनके? राजा के। तरफदारी किनकी? रानी की। अच्छा। प्रभाकर मुस्कुराया। आपको रहना मंजूर है या हमारे साथ चलना? हम एक क्षण इस नरकपुरी में नहीं रहना चाहते। हमारे साथ आइए। प्रभाकर बढ़ा। बुआ पीछे होली। तालाब के किनारे बुआ को खड़ा किया। दो एक सवाल और पूछे। समझ की निगाह उठाई और अपने जीने की ओर चला। कोठी पर कमरे में गया। दो साथियों को बुलाया। कहा, बाहर एक औरत है। ललित, उसको लेकर बेरपुर जाओ। हम 2-3 दिन में आते हैं। महराजिन बताना, बहर वालों से मिलाना मत, काम किए कराए जाना। इसको भी लगाए रहना। मामला रंग पकड़ रहा है। यहां से आजकल में बोरिया बंधना समेटना है। प्रकाश ताली लगाकर चले आएंगे। गढ़ की 4 दीवार में बहुत से दरवाजे हैं। हमारे की ताली दूसरे के पास भी है या नहीं, सही नहीं मालूम। साथियों को लेकर प्रभाकर नीचे उतरा। चिंता की हल्की रेखा मन पर। बुआ के पास पहुंचकर कहा, इस आदमी के साथ चली जाओ। यह जैसा कहे करो, कोई हाथ नहीं उठाएगा। बात को जहां कहिएगा पहुंचा देगा। बुआ को जान पड़ा एक अपना आदमी जिसको औरत अपना आदमी कह सकती है। बोला। वे सहमत हुई। प्रकाश ताली लेकर चला। रुस्तम के जैसे पर लग गए। ऐसा भगा, पैर से दिल धड़का। पैर उठते गए। खेत से भगे सिपाही की तरह सिंहद्वार में घुसा। बात रही, हथियार नहीं डाला। हाँफ रहा था, जैसे दम निकल रहा है। 3-4 सिपाही बाजार गए थे, बाकी हैं। मुन्ना भी है। रुस्तम को देखकर लोग चकराए। मुन्ना की आंख चढ़ गई। पूछा, क्या है रुस्तम? रुस्तम बोल न पाया। रुस्तम के घबराए हुए हाफते रहने पर सिपाहियों को उतना आश्चर्य न हुआ जितना तलवार लिए रहने पर जटाशंकर का काठ में पैर पड़ा। धीरज उनके स्वभाव में है। बैठे देखते रहे। रुस्तम ने आधा घंटा लिया। मुंह धोया गया, कुल्ले कराए गए, सिर पर पानी के छींटे मारे गए, पंखा झला गया। रुस्तम ने कहा, देव है, आदमी ऐसा नहीं होता। घर के अंदर ऐसा आदमी। लोग कुछ नहीं समझे। ऐसे आदमी के बारे में किसी से नहीं सुना, नहीं देखा। मुन्ना ने कहा, हम पूछकर बताते हैं। रुस्तम को बुलाकर ले चली। एकांत में पूछा, क्या हुआ? रुस्तम ने कहा, एक आदमी मिला, मैं भगा, नहीं तो गोली का शिकार हो गया होता। मुन्ना को नहाकर लौटी सूरत याद आई। पूछा, कैसा है? रुस्तम ने एक बाबू का होलिया बतलाया। बुआ का क्या हुआ? हमको उसी की कार्रवाई मालूम होती है। मुन्ना को विश्वास हो गया। ठहर कर पूछा, बुआ क्या उस आदमी के साथ रह गईं? हाँ, रुस्तम ने कहा। मुन्ना ने 3 सिपाही लिए। रुस्तम से घटनास्थल ले चलने के लिए कहा। लोग चले। जहां घटना हुई थी वहां अंधेरा है। रुस्तम ने डाल देखी, 2 म्यान और एक तलवार लटक रही है। बुआ का निशान नहीं। मुन्ना तुरंत घूमी। जहां प्रभाकर का जीना है चली। आदमी भी साथ। तब तक प्रकाश ताली लगाकर लौट चुका था। लोगों ने जीने के दरवाजे सिपाही की हैसियत से आवाजें लगाईं। कोई न बोला। कोठी घूमकर माल खाने के पहरे से जाना चाहा। दरवाजे बंद मिले, खुलते ही नहीं। एक दफे पुलिस की याद आई। खजांची बैठा न रहेगा, सोचा। राजा से रानी के बदले की बात गई, बल जाता रहा। रुपए निकालने गई। 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के बंडल 2-2 करके निकाल सके, इस तरह रखे थे। 1000 के करीब नोट निकाले और 50 रुपए सिपाहियों को और दिए। बाकी जमादार को। नोटों वाली तिजोरी बाहर करवा दी। घटना क्या अनहोनी हो गई। मुन्ना को खजांची का डर था। जमादार भी बचत चाहते थे, इसी से उलझते गए। बेधड़क बढ़े। फंसे सिपाहियों ने रानी का पल्ला पकड़ा। निगाह धर्म पर थी। तिजोरी के गाड़े जाने पर सिपाहियों की नसें ढीली पड़ी। एक ने डूबते स्वर से कहा, रानी से राजा का सितारा बुलंद है। मुन्ना ने कहा, कई चलते ठोकर लगी। ईंट दूसरे की रखी है। वह रानी का ही आदमी है। नादानी कर रहा है। न इधर का होगा न उधर का। मुमकिन बदला चुकाने को रानी ने दूसरा हथियार चलाया हो। धीरज छोड़ने की बात नहीं। कल परसों तक आज का अंधेरा न रहेगा। अगर कहो कि इसके लिए सजा होगी तो कांटा न लगेगा। सब लोग बाल बाल बच जाएंगे। रुपए भी मिलेंगे। अभी सांस काफी है। सिपाही खुश हो गए। सबको अपनी अपनी जगह जाने के लिए मुन्ना ने कहा, रानी का हाल मालूम हो तो जी में जी आए। यह कहकर रात ही रात नई कोठी की तरफ चली। जहां दासियां सोती हैं वहीं घुसकर एक बगल लेट रही। नींद नहीं आई। दूसरे को बहलाने से अपना जी नहीं मानता। तरह तरह की उधेड़ बुन से रात कटी। पौ फटी की उठकर बुआ के महल के लिए चली। नई कोठी में शोर था कि सूरज की किरण के साथ जहाज खुल जाएगा। जागीरदार साहब कलकत्ता रवाना हो रहे हैं। मुन्ना ने एक कहार को तैनात किया कि जागीरदार साहब के साथ कौन कौन जाता है देख आए। रानी जी का हुक्म है। कहार मुस्कुराया। कहा, वे तो जाएंगी ही। कौन कौन है जो गाती हैं और कौन कौन जाता है। खास तौर से यह देखना कौन कौन औरत जाती है।
उसके साथ एक ही बांदी है, और भी कोई यहाँ की बर्बादी जाती है या नहीं? रानी साहिबा इनाम देंगी। समझ गया। रानी साहिबा अभी तक चाहती हैं। मैंने अरई कहारिन को छेड़ दिया। कहा तेरी शक्ल उससे मिलती है। उसने कह दिया। वह एक बंदर ही नहीं बोली। अरई के लिए माफी मंगा ली, तब दम लिया। सो भी तब जब अब की तनख्वाह से गुच्छी करना फूल बनवा देने का कॉल करा लिया। कहकर मटरू हंसा, अपनापे से पूछा, मुन्ना तेरी कैसी कटती है? फिर तो नहीं माफी मांगेगा? मैंने कहा जात की है, कहीं बैठ जाए या बैठा ले। राम दुहाई आंख झप जाती है जब देखता हूं तेरे लिए 12 महीने कार्तिक है। सिपाही कुत्ते जैसे पीछे लगे रहते हैं। बहनगी में 3-3 को लाद कर फेंकूं। अच्छा चला जा, देखें कितनी जानकारी रखता है। इनाम में एक थान के दाम मिलेंगे, मगर पक्की खबर दे। मटरू खुश होकर जहाज घाट की ओर चला। राज का ही जहाज है, मटरू जानता है। आदमियों में सबसे दबा कहार, पहचान कर सबने राह दे दी। उस वक्त तक राजा या एजाज का आना नहीं हुआ था। मटरू सारा जहाज घूम आया, फिर एक किनारे खड़ा हुआ। आधे घंटे के अंदर एजाज की पालकी आई। एजाज किनारे उतरकर काठ की सीढ़ी से जहाज पर गई, इनाम भेजा। राजा की सवारी आई, शान से चढ़े। लोग चढ़ने लगे। जहाज खुला, मटरू ने एक एक को देखा। रह जाने वाले लोगों के साथ लौटा। एक पहर दिन चढ़ चुका था। लौटकर मुन्ना से एक एक बात कही और पुरस्कार के लिए लाचार निगाहों से देखकर मुस्कुराया। मुन्ना समझ गई। संवाद से खुश होकर पीपल वाले चबूतरे के पास दोपहर ढलते बुलाया। मटरू मानकर खुले दिल से दूसरे काम को चला। मुन्ना पुरानी कोठी चली। प्रभाकर सचेत हो गया। मौका देखकर बचा हुआ मसाला पानी में फेंक दिया और प्रकाश को दिन होने पर पास के केंद्र भेज दिया। 2 आदमी और रहे और प्रभाकर। देखरेख के लिए दिलावर और 2 नौकर हैं, जिनके बाहर की मानी छत से हैं। श्री रघुनाथ जी वाली छत से जल भरने वाले कहारों से दिलावर पानी चढ़वा लेता है। उसी जीने से दिन रहते रहते नौकर और पाचक एक दफा बाहर की हवा खा आते हैं। मुन्ना जमादार से मिली। जमादार के होश फाख्ता थे। राजा को बुआ के गायब होने की खबर नहीं दी गई। मुन्ना को देखने पर साथी का बल मिला। रास्ता निकालने की सोची। पूछा, क्या इरादा है? मुन्ना ने कहा, बुआ लापता है, यह सबसे खतरनाक है। क्या तजुब रुस्तम ने उड़ा दिया हो? जमादार ने कहा, हो सकता है, मगर बात झूठ भी हो सकती है। पहले पता लगा लेना चाहिए। एक बात जंचती है, उधर एक आदमी रहता है। वह कोठी में ही रहता है। वह कौन है? उसका हाथ हो सकता है। हाँ, जमादार संभले। राजा का गुप्त रूप है, यह रामफल से सुना है। उन लोगों की आमदरफ्त दूसरी है। वहां पुजारी जी का हाथ है। तुमको यह नहीं मालूम रहने वाला काला है या गोरा है, जमा या एक है या 3 नहीं। मुन्ना, एक दूसरी शाख है। जमा? हाँ। मुन्ना, माई के लाल बहुत हैं। जमा? अब बचना कठिन है। मुन्ना, जहां तक हो 8 पर न चढ़ो। जमा? कैंची काटती हो? मुन्ना, हमारे ही साथ सती होना है। जमा? तभी तो कहा कैंची काटती है। मुन्ना, बस अब साथ न छोड़ो, अगर भगे तो साथ। जमा? रास्ता और क्या है? इतनी बड़ी चोरी के बाद गांव में क्या मुंह दिखावेंगे और क्या पुलिस के हाथ से बचेंगे? मुन्ना, हमारा प्रेम ही ऐसा है, पति को खा गई। जमा? हमारा ही कौन कमजोर है? मुन्ना, इस आदमी का पता लगाना है। जमादार, अब ताकत बाहर की आ गई है, खतरा बहुत है। हमारे पास धन है, लेकिन इसको इस रूप में हटाकर हम बहुत दिन खा नहीं पाएंगे। सहारा लेना है, कुछ मददगार बनाने हैं। जमा? हाँ। मुन्ना, राजा का रवाना होना मतलब से खाली नहीं। जमा? कुछ लगाया। मुन्ना, खजांची की तरफ की कोई कार्रवाई होगी। इसका भी, जिसके लिए मैं कह रही हूं, कोई हाथ हो सकता है। जमा? हमारी हैसियत तो इतनी ही है। पहले तो यह कि नंबरी नोट चलाए नहीं चलेंगे। दूसरे, इतना रुपया हजम करने वाला हमारा पेट नहीं। मुन्ना, मगर रुपयों के साथ अब जान पर ही खेलना है, यानी जान रहते रुपए न जाएं, और जाएं तो हम दुनिया भी दूर तक देख लें। इतने रुपयों से इतना भेद खुल सकता है, सिर्फ पकड़ में नहीं आना। जमा? अब हमको बयान बदल देना है। मुन्ना, हाँ, तभी बचाव है। जमा? संदूक गाड़ दिया गया, ताली फेंक दी गई, बीजक अपने पास ही है, उसमें लिखा है। क्यों री, तू इतनी भी बंगला नहीं पड़ी कि मालूम हो जाए कि कितने कितने के नोट हैं? मुन्ना, यह मालूम हो जाएगा। दम कहाँ मिला, मगर खर्च बहुत होगा। कहार से बातें मालूम करके इनाम देकर मुन्ना पिछली तरफ वाले घाट पर चलकर बैठी। मन में खलबली थी, बुआ का पता नहीं चला, जल्द कोई कार्रवाई होगी, दिल कह रहा था। धड़कन त्यों त्यों बढ़ रही थी। बचाव की सूरत नजर आती थी और कुछ देर बाद मिट जाती थी। मुन्ना ने देखा, किरणों में कई हाथ पानी के नीचे मछलियां दिख रही हैं।
फिर देखा पास की डाल वाले पत्तों की रेखाएं गिनी जाती हैं। दूसरी तरफ आंख उठाई, घने बगीचे में छिपते लायक अंधेरा नहीं, सब कुछ खल गया है। अपने भविष्य पर डरी। इसी समय देखा जीने का दरवाजा खुला, एक युवक निकला, जीना बंद किया और घाट की तरफ चला। उसकी शांति में घबराहट नहीं, बड़ी दृढ़ता है। एक ऐसा संकल्प है जो अब पूरा हो चुका है। जवानी की वह चपलता नहीं जो औरत को डिगा देती है, बल्कि वह जो साथ लेकर ऊपर चढ़ जाती है। और जहां तक औरत की ताकत है वहां तक चढ़ाकर अपने पैरों खड़ा करके और चढ़ जाती है। चरित्र के पतन से बचकर और भले कामों की तरफ रुख फेरती है। मुन्ना को जान पड़ा, उसका हृदय खुल गया। वह निर्दोष है। यह युवक उसको इस अवस्था में सदा रख सकता है। दिल की बातें उससे कह देने के लिए उतावली हो गई। जैसे जैसे प्रभाकर पास आता गया, मुन्ना के बुरे कृत्य भी जो नीची तह के किए हुए थे, उसके ऊंचा उठने के कारण छूटे हुए भी काय की तरह सिमट कर पास आते गए। प्रभाकर की चाल के धक्के से निकलते गए। मुन्ना जैसे बदल रही प्रभाकर से मिलने के लिए। जो मुन्ना होगी उसके बुरे संस्कार छूटने लगे। वह अपने स्वरूप में आई। अभी तक प्रभाकर की नजर नहीं पड़ी। अपने काम की बातें सोच रहा था। हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां और डालें हिल रही थीं, चिड़ियां उड़ रही थीं, सरोवर पर लहरें उठ रही थीं, उन पर किरणें चमक रही थीं। प्रभाकर आया। बाईं तरफ एक औरत की छाह देखी। उसने घाट के फर्श पर सिर टेककर प्रणाम किया। प्रभाकर ने विचारशील आंखें उठाकर देखा। पूछा, कौन हो? मैं मुन्ना हूं, क्या काम है? मैं रानी साहिबा की दासी हूं। प्रभाकर स्थिर हो गया। सोचा कोई काम है। पूछा, फिर आप कौन हैं? यह मालूम हो जाना चाहिए। यह राजा साहब से मालूम हो जाएगा। वे तो चले गए हैं, फिर लौट सकते हैं, या जहां गए हैं वहां से। आपके दिल में रानी साहिबा की जगह है। क्या है? आप जानते हैं, राजा साहब के साथ रानी साहिबा नहीं। प्रभाकर दुखी हुए। मुन्ना को मौका मिला। कहा, रानी साहिबा आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर आप उनकी सहायता करें। प्रभाकर पेंच में पड़े। काठ न चला। सहानुभूति आई, दिल कमजोर पड़ा। कहा, हमारा काम दूसरा है। वह कौन सा? क्या तुम और रानी साहिबा उसमें हो? हम हर तरह आपके साथ होंगे। हमको दोनों की सहानुभूति चाहिए। रानी साहिबा धन और जन से आपकी मदद कर सकती हैं। विश्वास है, रानी साहिबा से हमारी बातचीत हो सकती है। हाँ, मगर आज होनी चाहिए। हाँ, आपसे शाम को यहीं मिलूंगी। आपको मालूम है रानी जी के लिए दूसरे से बातचीत करना मना है। हाँ, मगर कांटा निकालने के लिए मिलेंगी। प्रभाकर कुछ न बोले। एजाज का स्वभाव उन्हें पसंद है। रानी साहिबा कैसी हैं देखना चाहते हैं। उनका काम केवल मर्दों के हाथ से ज्यादा औरतों के साथ से बढ़ेगा। स्वदेशी का, देश प्रेम का जितना प्रचार होगा, देशवासियों का कल्याण है। रानी साहिबा पढ़ी लिखी हैं। जी हाँ, सुंदरी भी हैं। मुन्ना मुस्कुराई। कहा, हाँ बहुत। राजा साहब को व्यसन होगा। गाती भी हैं। जी हाँ, कांटा निकल जाएगा। राजा साहब जिस रास्ते के पथिक हैं, रानी साहिबा भी उसकी होंगी, तो मेल स्वाभाविक है। वह कौन सा रास्ता? क्या हम लोग उस रास्ते आपके पीछे चल सकते हैं? पहले तुम्ही लोगों का काम है। यूं फायदा नहीं कि जमींदारी जमींदार की रहे, मगर यूं है कि तुम अपने आदमियों के साथ रहो, अपना फायदा अपने हाथों उठाओ। इसमें दूसरे तुमको बहका सकते हैं, बहकाते होंगे। बाजी हाथ आने पर हम खुद जीने की सूरत निकाल लेंगे। अच्छा बताओ, यहाँ कोई औरत रहती थी जो लापता है? मुन्ना घबराई। प्रभाकर आंखें गड़ाए थे। झूठ नहीं निकली। कहा, जी हाँ। वह कौन है? वह कुमारी जी की फूफी सास है। आपको मालूम है वे कहाँ हैं? हम नहीं कह सकते, मगर बचा दे सकते हैं। पुलिस के हाथ बुरा हाल होगा। मुन्ना ने पैर पकड़ लिए। कहा, आप बचा सकते हैं। आपका काम करूंगी। प्रभाकर मुस्कुराते रहे। कहा, अच्छा नहाते हैं, शाम को आना। घबराना मत, हमारा काम तुम्हारा काम है। अब चलो। मुन्ना खुश होकर चली। जान पड़ा, भगवान ने बचा लिया। प्रभाकर नहाने लगे। जमादार सूख रहे थे। चोरी खुलेगी, बहाना नहीं बन रहा। घबराए जो कलंक नहीं लगा। लगेगा जेल होगी, बाप दादों का नाम डूबेगा। राजा गए, दूसरी आफत रहेगी। इसी समय मुन्ना मिली। जमादार ने देखा उसमें स्फूर्ति है। उनकी बाछें खिल गईं। सोचा बचत निकल आई। मुन्ना ने अलग बुलाया। वे चले। दोनों घाट की चार दीवार की आड़ में एक मौल सिरी की छाह में बैठे। मुन्ना ने कहा, अब किनारा साफ नजर आ रहा है। क्या बात है? जमादार ने पूछा। एक महात्मा मिले हैं, उनसे आशा बंध रही है। कहीं धोखा तो नहीं? नहीं, सिर्फ तुम्हारा विचार है कि कहीं नीचा न दिखा दो, नहीं तो लकड़ी साफ बैठेगी। कैसे? पहले बताओ, तुम हमारे साथ रहोगे या नहीं? हमने तो बीजक दे दिया। ठीक है,
बात यह हम दूसरी चाल चलेंगे क्या? रानी को दूसरी तरह हाथ में करना है। पहला वार खाली गया, वह राह कट गई। अच्छा हुआ वह सूझ खजांची की थी, अपनी भी। अब लाठी भी न टूटेगी और सांप भी मरेगा। समझ में नहीं आया। जमादार, बहुत गहरी बातें हैं, एकाएक समझ में न आएंगी। खजांची का साथ किसी सरकारी आदमी से है। खजांची की मार्फत एजाज से राज लेना चाहता है और हमारे राजा साहब का। राजा साहब सरकार के खिलाफ फंस जाएंगे, क्योंकि वे रास्ता बताने वाले हमारे नए गुरुदेव के मददगार हैं और गुरुदेव सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने वालों में है। स्वदेशी का जो आंदोलन चला है, गुरुदेव उसमें है। सरकार चाहती है बंगाल के 2 टुकड़े कर दे। जमींदार ऐसा नहीं चाहते, उनको डर है कि स्थायी बंदोबस्त फिर न रह जाएगा। इसका देश में आंदोलन है। सरकार के लोगों का कहना है स्थायी बंदोबस्त न रहने पर इतर जनों को फायदा पहुंचेगा। मुसलमान जनता सरकार के पक्ष में की जा रही है। असली बात इतनी है, हम लोग बहुत काफी बातचीत सुन चुके हैं। सच जो कुछ भी हो, मगर गुरुदेव की बात का असर पड़ता है। उन पर अपने आप विश्वास हो जाता है। बड़े अद्भुत आदमी हैं। इतर जन ही हम लोग हैं। हम लोग भी सहानुभूति और अधिकार चाहते हैं। यह हमको सरकार से तब मिलेगा जब हम सरकार की जड़ मजबूती से पकड़ेंगे। मगर हमको रहना तुम ही लोगों में है। हमारे जो कुछ था हम दे चुके। हाँ, मगर समाज से डरते हो। हम समाज की बात कहते हैं। भीमसेन ने हिडिंबा से ब्याह किया। महाभारत में है तो किसने उनको जाति से निकालकर बाहर कर दिया। मगर हिडिंबा के अधिकार वैसे ना रहे होंगे जैसे द्रौपदी के अधिकार वैसे ही थे। भेद यह रह गया था कि एक राक्षस की बेटी रही, दूसरी क्षत्रिय थी। क्या बाप भी बदल गए? मुन्ना गंभीर हो गई। कहा, बुआ का पता इनको मालूम है। रुस्तम शायद इन्हीं की बातें करता था। जमादार जर्द पड़े। कहा, कुल भेद खुला। बुआ ने एक एक गांठ सुलझाई होगी। संभव ताल पर चलना है, नहीं गिरेंगे। बुआ राजा के साथ न थी। बचाव का मिलकर बचकर रास्ता निकालना है। बुरा हुआ, सरकार के खिलाफ हैं तो जरूर बचकर रहना है। हम भी पकड़ा सकते हैं अगर पकड़ में है। हाँ, मगर नहीं, राजा ने रखा है तो मिल जाना चाहिए। हाँ, राजा खिलाफ न हो तो खिलाफ गवाही देते अकेले हो जाएंगे। मगर खजांची का एक गिरोह है, हम उसमें हैं, बचत है। हाँ, ये इसी कोठी में रहते हैं, तुमको मालूम था? नहीं, राजा ने तुमसे छिपाया है। कोई होगा जिसको देख रेख सौंपी गई। यहाँ रहना मायने रखता है। हाँ, फिर साथ होते अड़चन नहीं, रानी का उपकार करेंगे। कारण साथ है, राजा को ये मिला दे सकते हैं। हाँ, आदमी सज्जन है, रानी से मिलाना है, बातचीत सुननी है। अगर रानी से किसी की मार्फत बातचीत कराई तो मैं होंगी, खुद की तो सुनूंगी। बहाना है। हाँ, इनका भेद मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा। इनको काम के लिए धन चाहिए, मैं मदद करूंगी। इस तरह इनका बाजू पकड़े रहना है, पूरी जानकारी हासिल होगी। जैसे अंधेरे में हूँ, तुमने लंबी दुनिया देखी है। हमारा देश 600 मील है। तुम जगह देखना चाहो, चलो दिखा दूं। रानी के पास ले चलते वक्त दूर से देख लेना छिपकर। 4 का समय, दिन का पिछला पहर। रानी साहिबा की फूलदानियों में ताजे फूल दोबारा रखे गए। हार आ गए केले के पत्ते में लपेटे हुए। बर्फ क्रीम फल तश्तरियों में नाश्ते के लिए आ गए। दक्षिण वाले बड़े बरामदे में छप्पर खाट पर थीं। दक्षिणाव तेज चल रहा था। इक्की दुक्की दासी घूम जाती थी। दोपहर के आराम के बाद गद्दी से उठकर काठ के जीने से रानी साहिबा उतरी और चंदन की चौकी पर बैठी, जिस पर बढ़िया कालीन बिछा था। मुन्ना आई। बाहर की आज्ञावाहिनी दासी से कह आई थी, कोई ना आए? मुन्ना को देखकर रानी साहिबा ने सहृदयता से पूछा, क्या खबर है? मुन्ना ने प्रणाम करके दूसरे एकांत वाले कमरे में बुलाया, जहां प्रायः रानी साहिबा रहती थीं। वे उठकर चलीं। एक मखमल की गद्दी वाली कुर्सी पर बैठी। मुन्ना को स्टूल लेकर बैठने के लिए कहा। मुन्ना पंखा यहाँ चलाने के लिए बाहर आज्ञा दे आई। फिर स्टूल लेकर बैठी। प्रसन्न है? रानी ने गौर से देखा। दिल में गम है, मुन्ना ताड़ रही थी। राजा साहब के लिए जगह है। संभल कर कहा, हजूर के दर्शन हुए। यहाँ एक भले आदमी टिके हैं। राजा साहब टिका गए हैं, पुरानी कोठी में रहते हैं। दूसरों की आंख बचाई जाती है, और भी उनके साथी हों संभव है। आज पता चला है, बातचीत की है। राजा साहब गए, अब वे भी जाएंगे। सच्चे और अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। अभी नौजवान हैं, तेजस्वी हैं। क्यों हैं, क्या हैं, यह हुजूर को और मालूम होगा। मैं समझती हूँ उनसे काम निकल सकता है। हमारे मनीजर के इतने पढ़े होंगे? हाँ जान, ऐसा ही पड़ता है। मनीजर को बुलाना होगा। हुजूर, मैं मनीजर साहब की मार्फत बातचीत कराने का बीरा नहीं लेती। जब राजा साहब के खास हैं, तब मनीजर साहब से बातचीत नहीं भी कर सकते। फिर क्या सलाह है? आपका भला हो सकता है। अच्छा, कब बुलाना ठीक होगा? शाम के वक्त दिया बत्ती हो जाने पर बुला लेना। यहाँ से कलकत्ता जाएंगे,
सरकार एजाज वालों में है। नहीं, यही आपको जान लेना है। अच्छी बात है। पालकी बड़ी ले जाने का विचार है। ले जा। मुन्ना आज्ञा मिलने पर बाहर निकली। कहारों को बड़ी पालकी ले चलने के लिए कहा। खास रानी जी वाली। कहारों ने तैयारी की। मुन्ना साथ पुरानी कोठी की तरफ चली। कहारों को अचंभा हुआ, मगर चलते हुए सोचते रहे, रानी साहिबा वहां कहाँ मरी। तालाब की बगल पालकी रखाकर मुन्ना ने कहारों को हट जाने के लिए कहा। कहारों ने वैसा ही किया। दिल से उमड़ रहे थे जैसे कोई बात पकड़ी हो, कलंक पकड़ा हो। प्रभाकर तालाब के घाट पर बैठे थे। मुन्ना गई और पालकी चलने के लिए रखी है, कहा। प्रभाकर संध्या की सुगंध के भीतर से चले। मुन्ना कुछ देर फिर उनकी चाल देखती रही। आमों की राह से होते हुए गुलाब जामुन के बाग के भीतर से मुन्ना पालकी ले चली। कई दफे आते जाते थक चुकी थी। उमंग थी, एक नई दुनिया पर पैर रखना है। लोगों को देखने और पहचानने की नई आंख मिल रही है। खिड़की पर कहारों और पहरेदार को हटाकर दरवाजा खोलकर प्रभाकर को ले गई। पंखे से समझ गई रानी साहिबा उसी बैठके में है। बड़े वाले में ले गई। प्रभाकर ने देखा, एजाज वाले बंगले से यह आलीशान और खुशनुमा है। बड़ी बैठक है। छप्पर खाट बड़ी, मेजें बड़ी, आईने बड़े, फूलदानियां बड़ी, दरवाजे बड़े, झूलें बड़ी, सनलाइट की बत्तियां भी बड़ी। अधिक प्रकाश, अधिक स्निग्धता, अधिक ऐश्वर्य, अधिक सजावट। संगमरमर का फर्श खुला हुआ, हिंदूपन के चिन्ह दीवारों और छतों पर अत्यंत सुंदर चित्रकारी। प्रभाकर को चांदी की कुर्सी पर बैठालकर पास एक सोने के डंडे वाली गद्दीदार कुर्सी रख दी। प्रभाकर साधारण दृष्टि में बड़प्पन लिए हुए देखता रहा। मुन्ना रानी साहिबा के कमरे में गई। हाथ जोड़कर खबर दी। रानी साहिबा ने हार पहना देने के लिए कहा। फिर दूसरी दासी से घंटे भर में भोजन ले आने के लिए कहा। हार पहनाकर मुन्ना ने कहा, रानी जी आ रही हैं। जूतियों की मधुर चटक सुन पड़ी। प्रभाकर ने देखा, एक सुश्री सुंदरी आ रही थी। समझकर कि रानी हैं, उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़े। रानी साहिबा ने म्लान नमस्कार किया। अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गईं। मेहमानदारी के विचार से आंचल गले में डाल लिया था। प्रभाकर की ऐसी कुर्सी थी कि सनलाइट का प्रकाश मुंह पर पड़ता था। रानी साहिबा मुंह देखकर बहुत खुशी हुई। हवा के साथ बाहर के बागीचे से फूलों की खुशबू आ रही थी। उनके आने पर उस बैठक में पंखा चलने लगा। आपका शुभ नाम? रानी ने पूछा। जी, मुझको प्रभाकर कहते हैं। आप यहाँ हैं, हमको न मालूम था। कितने दिनों से हैं? यह आप राजा साहब से? प्रभाकर सहज लाज से झेंपे। आपका इधर राजा साहब के बंगले जाना नहीं हुआ? जा चुका हूं। उसको देखा होगा? जी हाँ। रानी जी को एक धक्का लगा, संभालने लगी। कहा, हम मंज गए हैं। उससे भी मिले? जी हाँ, मिले। रानी साहिबा झेंपी। कहा, बाजार का अच्छा माल है, राजा साहब खरीदेंगे तो अच्छा देखकर। प्रभाकर खामोश रहे, जब्त करते रहे। कहा, आदमी की पहचान मुश्किल है। रानी साहिबा ने कहा, हमने देखा है कलकत्ते में, मगर फूटी आंख। तारीफ थी, उससे क्या काम। तरफदार बनाना। आप दमदार हैं, गला बतलाता है। पहले किसी से बातचीत ऐसी ही मिल्लत वाली रहेगी, फिर दिल में जम गया तो फायदे की सोची। शराफत भरे बड़प्पन से प्रभाकर सिर झुकाए रहे। अलका मजाक किया, राजा साहब को चाहिए था पहले आपसे मिलाते। हम खुद मिल लिए, राजा साहब का कसूर हट गया। जी? रानी साहिबा ने पूछा, आप सिगरेट पान शौक फरमाते हैं? पान खा लूंगा। मुन्ना एक बगल खड़ी थी। रानी साहिबा ने देखा, वह गिलौरी वाली तश्तरी उठा लाई, प्रभाकर के सामने मेज पर रख दी। प्रभाकर ने पान खाए। मुन्ना हटकर अपनी जगह खड़ी हो गई। आप कब तक कलकत्ता रवाना होंगे? रानी साहिबा ने पूछा। 2 ही दिन में, अभी समय का निश्चय नहीं किया। जरूरी काम है। कैसा काम आपके सुपुर्द है? क्या आप बतलाएंगे? अभी नहीं। काम आपके फायदे का है। आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं? सहयोग। यह तो यूं भी है, आप हमारे घर हैं। आपको नहीं मालूम हम ऐसी हालत में आपके दोस्त रहेंगे या दुश्मन। सही, आपकी हमारी बातचीत पक्की, मगर राजा साहब से हमारा भेद न खुले। हम ऐसा काम नहीं करते। भेद एक ही है हमारा, उससे आपको फायदा होगा। आप अपनी परिचारिका से समझ लें, जो हमको ले आई है। फिर हमारे काम से, जो हर तरह नेक चलनी का है, आप मददगार हों। राजा साहब भी हैं। आपकी और उनकी पटरी इस तरह बैठ जाएगी। मदद की सूरत क्या हो? आपके यहाँ हमारे केंद्र हैं देशी कारोबार बढ़ाने के। आप महिला होने के कारण उनकी स्वामिनी। गृहलक्ष्मी शब्द का उपयोग आप ही लोगों के लिए होता है। आप उसकी चारुता बढ़ाने, प्रसार करने में सहायता करें। देश में विदेशी व्यापारियों के कारण
अपना व्यवसाय नहीं रह गया। हम उन्हीं के दिए कपड़े से अपनी लाज ढकते हैं, उन्हीं के आईने से मुंह देखते हैं, उन्हीं के सेंट पाउडर लेवेंडर क्रीम लगाते हैं, उन्हीं के जूते पहनते हैं, उन्हीं की दियासलाई से आग जलाते हैं। ब्राह्मण की आग गई, क्षत्रिय का वीर्य गया, वैश्य का व्यापार चौपट हुआ। यह सब हमको लेना है, इसी के रास्ते हम हैं। बंग भंग एक उपलक्ष्य है। दूसरे प्रांत अभी बहुत नागरिक नहीं, तो कांग्रेस में सभी हैं। यह स्वदेशी वाला भाव हमको घर घर फैलाना है। आप गृहलक्ष्मी तभी हैं। इस समय रानी होकर भी दासी हैं। आपके घर की तलाशी ली जाएगी तो अधिकांश माल विदेशी होगा। आप इसी में हमारी मदद करें। आपकी सहानुभूति भी हमारे लिए बहुत है। मुन्ना खुश हो गई। रानी साहिबा दासी हैं, उसको बहुत अच्छा लगा। उसमें रानी का सही स्वत्व आया। वह तन गई। प्रभाकर कहते गए, और यहीं से इस उलझन का खात्मा नहीं हो जाता। अर्थशास्त्र की उलझनदार बड़ी बड़ी बातें हैं। दूसरे मुल्कों से हमारे क्या संबंध रह गए हैं? हम कितने फायदे और कितने घाटे में रहते हैं? बैंक क्या है, कारोबार की क्या दशा है, यह सब एक मुद्दत की पढ़ाई के बाद समझ में आता है। राज्य और राजस्व बिगड़ा हुआ है। इस प्रकार कभी हमारा उत्थान नहीं हो सकता। जाति की नसों में राजनीतिक खून दौड़ाकर एक राजनीतिक जातीयता लाने में कितना श्रम चाहिए, इसका अनुमान आप लगा सकती हैं। मैं आपका एक ऐसा ही सेवक हूं। रानी साहिबा को जान पड़ा, उनका पहला अस्तित्व स्वप्न हो गया है, दूसरा जीवन से उबलता हुआ। देखो, वे मुन्ना से छोटी पड़ गई हैं, मगर उनको बुरा नहीं लग रहा। हृदय के बंद बंद खुल गए हैं। मुन्ना खड़ी मुस्कुरा रही है। रानी साहिबा ने कहा, हम आपसे सहमत हैं। आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। प्रभाकर सोचते रहे। कहा, इसकी मार्फत हम खबर भेजेंगे और भेजते रहेंगे। मुन्ना की तरफ इशारा किया और कहते गए, हर एक की अपनी सुविधा होती है। दूसरे की आज्ञा वह अपनी सुविधा को छोड़कर नहीं मान सकता या मान सकती। इसका अनुभव महीने 2 महीने साथ रहने पर हो जाता है। फिर हमारे बहुत तरह के काम हैं। कौन किस योग्य, इसकी पहचान की जाती है। आप इसकी मार्फत खबर भेज दीजिएगा और काम बढ़ाते रहिएगा। आज यहीं भोजन कीजिए, काफी वक्त हो गया। आपको अपनी जगह जाना है। यह कहकर रानी साहिबा उठी और अपने पहे वाले कमरे में गईं। प्रभाकर ने उठकर विदा किया। पाचक थाली एक मेज से लगा गया था। हाथ मुंह धुलाकर भोजन से निवृत्त करके मुन्ना प्रभाकर को उसी तरह उनकी कोठी पर भेज गई। उनकी आज्ञा भी मिली। प्रभाकर बहुत व्यायाम न कर सके, कुछ किया और कुछ बर्बाद कर दिया। भेद खुल जाने की शंका से इसी रात रवाना हो जाने की सोची। मुन्ना को कह दिया कि अच्छा हो, अगर रानी साहिबा के साथ या अकेली कलकत्ते में राजा साहब की कोठी पर मिले। घनिष्ठता के लिए पास रहना जरूरी है। अगर दल में आने की इच्छा होगी तो कर्मियों के साथ अनेकानेक गृह कार्य करने के लिए आ सकती है। मुन्ना ने कलकत्ते में मिलने के लिए कहा। प्रभाकर आज ही रात रहे लोगों को लेकर बेलपुर रवाना हो गए। रहा सहा व्यवहार वाला सामान कलकत्ते वाली राजा की कोठी में ले जाने के लिए समझा दिया। रात प्रभात होते गुकाम पर पहुंच गए। पौ फटते पहुंचे। बुआ जग गई थी, स्नान से निवृत्त हो चुकी थी, दिन भर घर से बाहर न निकलती थी। एक साधारण जमींदार ने जगह दी थी। बांस के घेरे में मिट्टी लगाकर दीवार बनाकर छा लिया गया था। 3-4 कोठरियां थीं, 3-4 चारपाइयां और चरखे करघे आदि। बुआ भोजन पकाती थीं। कर्मी वस्त्रवयन आदि करते थे। काम जितना था, जोश उससे सैकड़ों गुना अधिक। हिंदू और जमींदारी प्रथा से फंसी जनता साथ थी। जितना अभाव था, पूर्ति उससे बहुत कम। चारों ओर पूर्ति का मंत्रोच्चार था। लोगों में भक्ति थी। इससे बुआ का स्वास्थ्य अच्छा रहा। लोगों को एक सहारा मिला। राज लेने वाले जमींदार को भी यह पता न हुआ कि एक औरत आई है। किरण फूटी। प्रभाकर हाथ पैर धोकर बैठे थे। दूसरे साथी भी बैठे थे। दरवाजा बंद था। बुआ प्रभाकर को प्रणाम करने आई। आंखों में भक्ति और उच्छ्वास, काम की एक रेखा, मुख पर प्राची का पहला प्रकाश। प्रभाकर देखकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बुआ ने भी किया। प्रभाकर ने पूछा, कैसी रहीं? बुआ ने इशारे से समझाया, अच्छी तरह। अभी वे बंगला बोल नहीं सकती, थोड़ी थोड़ी समझ लेती हैं। यहाँ आने पर उनका मन बिल्कुल बदल गया। वहां के प्रभाव का दबाव जाता रहा। ललित ने कहा, थोड़ी सी चाय पिला सकती हैं? बुआ चूल्हा जलाने वाली थीं। चलकर जलाया। कर्मी चाय पीते हैं, सामान है। पानी उबालने लगी। आधे घंटे में बढ़िया चाय बनाकर प्यालों में ले आईं। तश्तरी में सुपाड़ी, लौंग, इलायची, सौंफ, जवाइन मुख शुद्धि के लिए। लोग मुंह धो चुके थे। चाय पी, लौंग सुपाड़ी खाई, काम की बातचीत करने लगे।
कितना कपड़ा महीने में बनकर कलकत्ता जाता है, कितना काम बढ़ाया जा सकता है, लोगों की सहानुभूति कैसी है, अधिक संख्या में लोग व्यापार के लिए तैयार हैं या नहीं। जवाब मिला, जमींदार आए थे, दरवाजे पर बैठे थे, कहते थे सरकारी लोग खलमंडल करते हैं, कारोबार चलने नहीं देना चाहते, डरवाते हैं, जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देंगे, सजा कर देंगे, बदमाशी के अड्डे हैं, कहते हैं। प्रभाकर ने कहा, मिलों का मुकाबला है, मुश्किल मुकाम है, मिल वाले जमींदारों की तरह इस आंदोलन में शरीक नहीं, सरकार को उनकी तरफदारी प्राप्त है, दलाल हैं ये लोग, विघ्न डालेंगे। देहात के बाजारों में इनका माल आता है, ज्यादातर विदेशी माल है, दुकानदारों को ये लोग बांधे हैं, माल खपाते हैं, विदेशी बनियों का भी सरकार पर प्रभाव है, वे ज्यादती करने की प्रेरणा देते होंगे, बड़ी मुश्किलों का सामना है, देश के इन गधों से ईश्वर पार लगाए। बुआ सुन रही थीं, प्रभाकर से सहानुभूति थी। ललित ने पूछा, मछली पका सकती हैं? आज प्रभाकर बाबू को यहाँ के जमींदार के तालाब से पकड़कर खिलाई जाए, हम लोग भी खाएं, हम बता देंगे या हम ही बनाएंगे? बुआ ने कहा, बात को बना देंगे, हमारे घर में लोग मछली खाते थे, खास तरह की हो तो बता देना। ललित एक साथी लेकर मछली की तलाश में गया। बुआ ने आलू परवल के भाजे, डालना, रसेदार शकरकंद की इमली और शक्कर वाली तरकारियां पकाई, दाल बनाई, भात बनाया, कुल बंगाली प्रकार जैसा बताया गया था। दोपहर तक भोजन तैयार हो गया, मछली भी आई थी, भोजन एक किनारे रखकर उसको भी बना दिया। आसन बिछाए, गिलासों में पानी रखा, कटोरियों में दाल रखी, मिट्टी के प्यालों में रसेदार तरकारी और मछली, फिर सबको खिलाया। प्रभाकर बुआ के काम से बहुत प्रसन्न हुए। देहात निरापद नहीं, खास तौर से जब यह तैयारी हो रही है। दूसरे दिन बचकर बुआ को लेकर वे कलकत्ता रवाना हुए। कुछ दूर चलकर नाव किराए पर की, फिर रेल पकड़ी। यूसुफ चंद के पिता से कुछ हाल कहा। अली स्वदेशी के मामले से राजों के कलकत्ते वाले कोचमैनों से मिले, उनमें किसी का लड़का थानेदार न हुआ था। अली को इज्जत से बैठाया। सच झूठ हाल सुनाकर आंदोलन में सरकार की मदद के लिए अली ने उनको उभारा। उन्होंने साथ देने को कहा और अली के गिरोह में आ गए। खिलाफ कार्रवाई में भेद देने का इरादा पक्का कर लिया। कुल काम कर चले। इसी लगाव से अली ने एजाज के घर एक कोचमैन को भेजा। नोटबुक के अनुसार सीन कहने के लिए कहा और क्या जवाब मिलता है खामोशी से लौटकर सुनाने के लिए समझाया। करों की पहचान के लिए दूसरे दूसरे राज्यों के 2 कोचमैन भेजे ताकि हिम्मत बंधी रहे। यूं सरकारी आदमी को कोई खतरा नहीं, यह भी कहा। लोग गए, आगे पीछे रहे। एजाज की कोठी देखी, बागीचे देखे, दरबान से बातचीत की। सीन कहा, नसीम को मालूम हुआ एजाज आ गई थी, समझकर कह दिया फंस गया। लौटकर लोगों ने अली से कहा। अली बहुत खुश हुए। यूसुफ से कहा, यूसुफ को जान मिली। कुछ अरसा किया, फिर गए। खुशी और कामयाबी का दरिया बह रहा था। तरह तरह की भंवरें उठ रही थीं। दिल में गड़ गया कि एक नाका तोड़ लिया, इसी रास्ते चलेंगे। बग्घी किराए की, 2 आदमियों को बैठाल कर चले। दौड़ लगी थी। बढ़िया बढ़िया स्क्वायर और रास्ते पार करती बद्धी चली। बढ़िया बढ़िया मकान, एक बढ़िया फाटकदार बंगलानुमा प्रासाद में बग्घी गई। यूसुफ को उतार कर रास्ते पर खड़ी हुई। यूसुफ दरबान से कहकर गेस्ट रूम में बैठे। सेक्रेटरी आए, देखकर पहचान गए। यूसुफ ने कहा, 3 और 3। सेक्रेटरी मुस्कुराकर दबे पांव एजाज के पास गए। एजाज मेज पर थीं, खत किताबत कर रही थीं। सेक्रेटरी को देखकर मुखातिब हुई। सेक्रेटरी 3 और 3 के साथ आए आदमी का परिचय भी दिया। एजाज ने कहा, आप अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, कुछ मेरा भी हिसाब है। यहाँ के सबूत जहां तक हैं लिए रहिए, वकील की मार्फत भेजिएगा। कुर्सी डलवा दीजिए। सेक्रेटरी गए। एजाज ने नसीम को अपने पाजामे दुपट्टे से भेजा। कामदार जूतियां सिखला दिया। यो नसीम भी भेद लेना जानती थी। नीचे सेक्रेटरी की बगल वाले कमरे में कुर्सियां डाली गईं। वह आकर बैठी। यूसुफ से चलने के लिए कहा गया। वे गए। नसीम ने उठकर सलाम किया। फूलदानी की बगल से कुर्सी पर बैठने के लिए हाथ बढ़ाया। यूसुफ ने बैठे देखा ये वही हैं। पूछा, मिजाज अच्छा? जी हाँ, हमको पूरी जानकारी चाहिए। हम अपना भी हिसाब रखेंगे। इससे सरकार की तरफ से बहुत फायदा ना होगा, क्योंकि खैरख्वाही की सिफारिश पहले हमारी ली जाएगी। यह एक तरह की कमजोरी है और इससे सरकार के कान खड़े होते हैं। आपकी तबीयत जैसा आप चाहें करें। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास चोटी की पकड़ भाग 6। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।